जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल फिर आप लोगों के बीच आ गया हूं संध्या 5 बजे। जैसा कि आप लोग का टाइमिंग है, आप लोग भी अपने टाइम पर आ जाइए। जो छात्र अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाइए जल्दी से, हम आ गए हैं, 5 बज गया है। आप अपने घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वर्ब का पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं इन डिटेल में। जो भी लोग नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट इंग्लिश के नाम से, वहां से देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको देखने से पहले इसको डायरेक्ट कोई भी स्टूडेंट नहीं देखेगा, कोई नया भी है तो वो भी ना देखें, पहले उसको देखिए तब जाकर कुछ आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक छात्र का कमेंट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सब्सक्राइबर एक हो स्टूडेंट्स एक हो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपका कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप सही कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। अनाप शनाप का नहीं। तो इन्होंने मेहताब, इनका नाम है मेहताब, सॉरी इनका नाम है मेहताब, और इन्होंने कमेंट किया है कि सर कल का जो क्लास था पार्ट 2 का वो थोड़ा सा बैकग्राउंड और जो हम लिखे हैं वो थोड़ा सा कलर मैच कर गया, जिसकी वजह से थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग से विनम्र आग्रह है कि उसको 2 बार देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि ये गलती हुआ। आज से वो बोला लड़का कि सर बैकग्राउंड ब्लैक रखिए और उस पर व्हाइट या पिंक से लिखिए, हम लोग को प्रॉपर वे में दिखेगा। तो वही हम कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं फर्स्ट डे भी हम यही किए थे जो क्लास प्रॉपर में चला था। कल का थोड़ा गड़बड़ा गया। तो ये मेहताब देखिए, ओहो मेहताब, आपके कमेंट के लिए हम सदा आभारी है कि आपने हमें कमेंट किया और ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जितना समय आपका मूल्यवान है उतना ही हमारा दोनों का समय मूल्यवान है। तो चलिए अब विलंब न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज हम लोग पूरा मॉडल वर्क पढ़ेंगे। देखिए पूरा हमने पेपर तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। कल का एक क्वेश्चन था शी कैन नॉट डू इट। जो भी छात्र पढ़े होंगे, कल एक भी स्टूडेंट्स ने कमेंट नहीं किया कि हाँ क्या दिक्कत है या शायद किसी को आता नहीं, तो हम बता देते हैं कि आखिर इसमें दिक्कत कहाँ है। देखिए कैन और नॉट को कभी भी अलग करके लिखना गलत है। आप हमेशा कैन और नॉट को साथ में लिखते हैं। आज से तकरीबन 5-10 साल पहले एलडीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था एक, अब इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। एसएससी में, आपकी एयरफोर्स नेवी में शायद बनता भी हो, उतना आप देख लीजिए। यहाँ पर बस इतना सा हमको पॉइंट वहाँ पर समझाने का मकसद था कि कैन और नॉट को कभी भी आप अलग नहीं लिख सकते। कैन और नॉट जब भी आएगा साथ में आएगा। ये एक पति पत्नी की तरह है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। अभी के पति पत्नी के नहीं, पुराने जमाने के जो कभी अलग नहीं हो सकते थे। तो यहाँ से एक सीखने को मिली, कैन और नॉट को हम लोग कभी भी अलग नहीं लिखना होगा। जब कभी भी कैन और नॉट साथ में आए तो अलग अलग लिखना एकदम गलत होगा, उसको साथ में लिखिए। बहुत हद तक ये सही है, बहुत हद तक क्या यही सही है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। कल का ये डाउट था। क्लास से बढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। आज हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर मॉडल वर्ब होता क्या है, जिसका पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। मॉडल वर्ब में हम पढ़े थे ये मॉडल वर्ब आखिर आता कहाँ से है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब एक्सेप्टर, या अभी भी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, पढ़ रहे हैं। तो वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब था और एक मेन वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब का हम लोगों ने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को देख लिया था, बच गया था मॉडल वर्ब। तो वही मॉडल वर्ब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक चीज को आपको समझाएंगे ताकि कोई समस्या ही न हो। चलिए देखते हैं। अब यहां से आपका मॉडल वर्ब स्टार्ट होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से आकर जुड़ जाइए, जल्द से जल्द, क्योंकि आज थोड़ा सा हमको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये पूरा लिखा हमने पीपीटी एक प्रकार का तैयार किया और 2 बार लाइट चला गया। यानी इन्वर्टर में प्रॉब्लम है। हम इन्वर्टर से भी बोलना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही 2 बार मेरा मेहनत, लगभग 1 घंटा का मेहनत मेरा आज बर्बाद चल गया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। चलिए मॉडल वर्ब समझते हैं। हम बताए थे मेरे दोस्त कि मॉडल वर्ब कुल कितना होता है, 13।
13 मॉडल वर्ब आपके जीवन में काम का चीज होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज, टू। यहां पर टू छूटा हुआ है। अब देखते हैं हम 10 और 3 ये दोनों को अलग अलग लिखने का मेरा मकसद क्या है। कोई ऐसा कारण तो जरूर होगा जो हम 10 और 3 में 13 को डिवाइड कर दिए। बिना कारण के इंग्लिश में कुछ नहीं होता। अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। देखिए ये जो 10 मॉडल वर्ब होता है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हम यहाँ भी लिख दिए सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जबकि यह 3 मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेरे भाई मेन वर्ब का भी काम करता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वाक्य में कोई मेन वर्ब ना रहा तो ये 3 तो मेन वर्ब बन सकता है, मगर ये 10 मेन वर्ब कभी भी नहीं बन सकता है। ये 10 सिर्फ और सिर्फ बने हैं तो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब के लिए बने हैं, ना कि मेन वर्ब के लिए बने हैं। इस बात को आप बखूबी याद रखिएगा। वो 3 क्या है, हम 10 को याद नहीं करेंगे, इधर बस इस 3 को याद कर लीजिए। 3 क्या क्या है, पहला आपका नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज टू। ये तीनों को याद रख लीजिएगा, अपने आप कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 13 को याद रखना जरूरी है मगर रटना नहीं, बस 3 याद रख लीजिए, नीड, डेयर, यूज टू। नीड, डेयर, यूज टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये 3 आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। ये दोनों चीज का काम करता है बशर्ते ये 10 को छोड़कर। वो 10 सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट में आकर बताइए कि आपको यहाँ तक की पढ़ाई में कोई समस्या है या नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब का टोटल सीरीज, एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा आज मक्खी को भी हम करना चाहेंगे, दूर हटो भाई, तुम्हारे चलते भी आज मिस्टेक हुआ। चलिए हमारे पास मॉडल वर्ब अब स्टार्ट हो रहा है। हम लोग पहला मॉडल वर्ब देखेंगे कि कहाँ आखिर इस्तेमाल होता है। देखिए मॉडल वर्ब अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ काम में आएगा उसको हम बता देते हैं। तो आपका इंटरमीडिएट एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एयरफोर्स नेवी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, बशर्ते आपका एसएससी के एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया होगा। जो लोग एसएससी या बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक अगर स्किप भी कर देते हैं, स्किप एग्जाम के पर्पज से तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज के लिए अगर स्किप करते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इसको स्किप करना उचित नहीं है। हाँ, अगर आप जल्दी में एग्जाम के जल्दी में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना अब बंद हो गया पिछली कई सालों से इससे कोई, मगर एयरफोर्स नेवी में अभी भी बनते हैं तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कैन का प्रयोग सबसे पहले होता क्या है, कहाँ पर होता है? हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि कैन का मतलब होता है सकना, और सकना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पावर। आप में कितना पावर है, मेरे में कितना पावर है, मेरे में कितना एबिलिटी है। हम पहला पॉइंट लिखे हैं पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ये तीनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है मगर सेम नहीं है। अगर अर्थ देखा जाए तो अलग अलग है मगर मतलब एक होता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। इसको आप सीधा सा समझ सकते हैं पावर। पावर जो आपके अंदर करने का ताकत है। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं, आप एग्जाम पास कर सकते हैं, आप दूर बैठे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सकते आ रहा है, सकना आ रहा है, तो कहने का मतलब आप में इतना पावर भगवान दिया है कि आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे आप दूर बैठे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आप उस काम को करने के योग्य है। कहीं ना कहीं आप में पावर है, कहीं ना कहीं आप में एबिलिटी है, कहीं ना कहीं आप में कैपेसिटी है कि हाँ भाई हम इस काम को कर लेंगे। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट से समझाते हैं।
आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। यहाँ पर आगे एग्जाम्पल में समझेंगे, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपका पावर बता रहा है, आपका एबिलिटी बता रहा है, आपका योग्यता बता रहा है कि हाँ भाई आप में वो पावर है, आप में वो पावर है। अब आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा और पूछेगा कैन, कुड, मे बाय ऑप्शन। तो आपको सेंटेंस को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। दूसरा कैन का यूज कहाँ करेंगे, तो परमिशन लेने के लिए। देखिए ये इनफॉर्मल वे होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप जनरली बोलचाल की भाषा, इनफॉर्मल और फॉर्मल में अंतर समझिए। इनफॉर्मल का मतलब है कि जहां बोलचाल की भाषा में चलेगा मगर इन रिटन, इन ग्रामर में नहीं चलेगा, उसको फॉर्मल बोला जाता है। जहां पर बात एग्जाम किया जाती है, जहां पर बात कॉन्सेप्ट किया जाती है, तो वो फॉर्मल हो जाता है। और इनफॉर्मल का मतलब कि हाँ जनरली बोलचाल की भाषा में आप उसको अप्लाइड कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, वही होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आप कैन का प्रयोग जनरली परमिशन के लिए कर सकते हैं, कब, बोलचाल की भाषा में, इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में नहीं कर सकते। फॉर्मल का मतलब हम समझा दिए, इनफॉर्मल का मतलब समझा दिए। यानी अगर हम आप बात कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग चलेगा, मगर जैसे ही हम फॉर्मल वे में आते हैं, एग्जाम के पर्पज से आते हैं, इन रिटन में आते हैं, तो वहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तो परमिशन लेने के लिए भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेंडली रिक्वेस्ट। देखिए ये भी रिक्वेस्ट है और इनफॉर्मल, क्योंकि कैन का प्रयोग ही इनफॉर्मल के लिए हुआ है, इनफॉर्मल वे के लिए हुआ है। रिक्वेस्ट मान के चलिए, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जब आप दोस्त लोग से कुछ आदान प्रदान करते हैं, आप दोस्त लोग से कुछ मांगते होंगे, तो हम अगर बात कहें कि अगर आप किसी से दोस्त से गाड़ी का चाबी मांगना होगा, तो क्या उसको इज्जत दे के गाड़ी का मांगते हैं, गाड़ी के चाबी ला, आ रहे हैं घूम के, गाड़ी के चाबी ला, आ रहे हैं। तो ये जो गाड़ी के चाबी ला, आप उसको हक बताएं, आप उसको ऑर्डर किए अपना मानकर या दोस्त मानकर, तो वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। अगर वही गाड़ी का चाबी हमसे मांगना होगा तो क्या कहिएगा कि सर थोड़ा गाड़ी का चाबी दीजिए, हम आ रहे हैं। देखिए बात में वजन बढ़ा और बात की गहराई बढ़ा। अपने दोस्त से मांगे दे गाड़ी का चाबी ला, और हमसे मांगे तो सर अपना गाड़ी का चाबी दीजिए, तो थोड़ा सा इमरजेंसी आ गया। तो बात करने का तरीका, बस यही तरीका को कैन और आगे मे में हम डिवाइड करेंगे। कैन और मे में अंतर होता है। तो जब कभी भी आप फ्रेंडली यानी अपने दोस्त वगैरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी दोस्त वगैरह से कुछ लेने का इजाज़त मांग रहे हैं या इजाज़त दे रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल वे में कैन का प्रयोग कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं। दूसरा यानी चौथा नेचर और हैबिट। अभी नेचर का मतलब प्रकृति नहीं समझिएगा आप लोग, नेचर का मतलब प्रकृति नहीं समझना। नेचर का मतलब समझना आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका रुतबा। जैसे नेचर और हैबिट एक ही है। मेरा स्वभाव, एक कहावत भी है हम लोग के इधर, आप लोग भी सुनेंगे, किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। इसका मतलब जिसका जैसा नेचर शुरू से बन जाता है वो सदैव वैसा ही रहता है, उसमें बदलाव की आशा कम है। अब ये है कि नहीं है हमको नहीं पता, मगर एक कहावत के थ्रू इसको लिया जाता है कि व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो वो वाला नेचर है स्वभाव वाला, और ये हैबिट आपका आदत। जैसे आपका आदत, हमको रोज़ सुबह 10 बजे कोई काम करने का आदत है, रोज़ सुबह हम एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं, रोज़ सुबह एक क्लास आपके लिए लेते हैं, तो ये मेरा आदत है। तो मैं इसके लिए कैन का प्रयोग कर सकता हूँ। आई कैन मेक अ वीडियो, मैं एक वीडियो बनाता हूँ एवरी डे फॉर यू, मैं आपके लिए सदैव एक वीडियो बनाता हूँ आपकी क्लास के लिए। तो इसके लिए आप नेचर और स्वभाव के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ देखना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, बस ये 3 जो बताए थे 10 में से जो 3 वो महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है तो उतना आप नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, मगर इन जानकारी, इन नॉलेज के लिए चाहिए ये। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इतना होता है एक नज़र देख लीजिए, पूरे इसको डिटेल में गहराई में समझने का प्रयत्न नहीं करिएगा, हानिकारक होगा, वक्त बर्बाद नहीं होगा। देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए एक चीज़ समझ होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा और आपके एग्ज़ाम में क्या नहीं पूछा जाएगा। लोग बरसों तक इंतज़ार करते हैं और उसका रिजल्ट स्कोर नहीं बढ़ता। इसके पीछे वजह है कि वह एक चीज़ को लेकर
चला जाता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि मेरे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, मेरे एग्ज़ाम में क्या नहीं पूछा जा रहा है। ये समझ जिस विद्यार्थी, जिस स्टूडेंट, जिस व्यक्ति में आ गया, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है। तो समझना होगा आपको कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या ये चैप्टर, क्या ये टॉपिक महत्वपूर्ण है या नहीं है। अगर है तो पढ़ा जाए, नहीं है तो स्किप करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। चलिए, नेचर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? सार्वभौमिक, एक प्रकार का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लीजिए। जैसे सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है, सूर्य आपका हमेशा पूरब से ही उगता है और वो पश्चिम में जाकर डूब जाता है। तो यह थियोरेटिकल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इसको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं बदल सकता। आप जीवित हैं, आप मर गए, आपका पूर्वज ने क्या बोला, आपके पूर्वज ने कुछ कह कर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये सत्य है। जैसे सूर्य सूरज से पूरब से उगता है। लाइट का काम होता है सदैव प्रकाश देना, सूर्य का काम होता है सदैव प्रकाश देना। वो आपके लिए या किसी और वस्तु के लिए अपना प्रकाश बंद नहीं करता। जैसे पृथ्वी पर अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ये क्या हो गया? अभी पृथ्वी पर ठंड का मौसम चल रहा है, इसका मतलब सूर्य का दोष नहीं है कि आपके पृथ्वी पर ठंड है। ये पृथ्वी का ऐसा एक नियम है कि ये ठंड, वातावरण ठंड बना रहा है, सूर्य अपना कंटिन्यूअसली प्रकाश दे रहा है। तो ये होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। वो बदल नहीं सकता, सूर्य का रोशनी आपके लिए नहीं बदलेगा, आप बदल जाते हैं अपने रोशनी को लेने और देने के समय। गर्मी में ज़्यादा हो जाता है, ठंड में कम जाता है। तो यही एक मकसद होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए देखेंगे और ये हम पहले से नहीं लिखे हैं ताकि आपको इसीलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम सोचेंगे क्यों ना क्लास में ही लिखा जाए। जैसे लिखते हैं आई कैन, थोड़ा ब्लेजर का बटन खोले, आई कैन डू दिस वर्क, she cannot lift the box. Can you read this? Can you read this paper for you? The sun cannot rise in the east. चलिए, अब एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये कलम भी बाबू बहुत खतरनाक है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आपके अंदर इतना ताकत है, आपके अंदर इतना पावर है या नहीं है, या है, ये तय करता है कि आप उस काम को कर सकते हैं या उसका। जैसे मैं आपको वहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक प्रकार का ताकत ही तो है कि हाँ, मेरे में इतना अभी ताकत नहीं कि मैं इसमें कैमरा में घुसकर आपको कुछ कर दूँ। तो ये भी एक प्रकार का ताकत ही होता है जो न के दिशा में मगर है। तो उसी तरीक़े से आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये जो करना हुआ ना मेरे भाई, इसी के लिए आप कैपेसिटी के लिए या पावर के लिए, कैपेसिटी या पावर के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कैन का
प्रयोग करते हैं। जब कभी भी आपको पावर आपका दिखाना हो कि हम मेरे अंदर इतना पावर है कोई काम करने का, कोई काम को करने का, नहीं करने का, तो उस केस में आप कैन का प्रयोग करते, उस केस में, उस एग्जाम्पल में आप कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकती है। तो ये तो उसका पावर है ना भाई कि वो उसको नहीं उठा सकते क्योंकि उसमें इतना ताकत ही नहीं है, उसमें इतना कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें इतना एबिलिटी ही नहीं है कि वो इस बॉक्स के उठा ले। तो वो पावर उसका क्या है, नहीं के सेंस में है। तो यहाँ पर ये भी इस सेंस में आप कैन का प्रयोग करते हैं। अब हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे मेरे दोस्त, क्या कैन और नॉट को अलग अलग लिखना उचित है? नहीं। अभी हमने समझा कि कैन और नॉट को कभी भी आप अलग नहीं लिख सकते। कैन और नॉट जब भी आएगा एक साथ आएगा, उसको किसी भी सूरत में आप अलग नहीं लिख सकते हैं। कैन और नॉट को जब कभी भी लिखना हो, इसीलिए हम फिर से एक बार आपको दे दें ताकि कोई चीज़ आप भूल ना पाइए। तीसरा है कैन यू रीड दिस पेपर फॉर यू, क्या आप मेरे लिए यह पेपर पढ़ सकते हैं? हालांकि इन रिटन देखा जाए तो ये कैन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए मे का। मे यू जब आप फॉर्मल वे में बात करते हैं, जब आप औपचारिक रूप से किसी के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे हम औपचारिक रूप से आपको पढ़ा रहे हैं, फॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं हो सकता है, बशर्ते आप दोस्ताना यानी आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए किसी से आप दोस्त वगैरह से कह सकते हैं मेरे लिए किताब लिखना दे। अपना दोस्त से तो ऐसे ही बात करते हैं, कितना लोग तो गाली भी दोस्त से बात करता है, गाली से भी। तो वो अब क्या है, आपका इनफॉर्मल भी है, आपका अनौपचारिक रूप है कि आप उससे इस तरह से बात करते हैं, मगर इनऑफिशियल इनफॉर्मल वे में आप बात नहीं कर सकते। अगर बात किया जाए फॉर्मल मे का प्रयोग मेरे दोस्त ये फॉर्मल के लिए होता है और कैन का प्रयोग इनफॉर्मल के लिए होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। इनफॉर्मल अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब औपचारिक। द सन कैन नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है, सूर्य पूरब में नहीं उग सकता है, पूरब में नहीं उग सकता है। तो मेरे भाई ये गलत है, यहाँ पर इस या तो नॉट को हटा दीजिए या यहाँ पर ईस्ट के जगह पर वेस्ट कर दी। सूर्य जो है पश्चिम में नहीं उग सकता है। अगर पश्चिम में नहीं उगेगा तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। हम क्या आपका इतना कितनों पावर हम दे दे, कितनों एबिलिटी दे दो, क्या आप सूर्य को नहीं बदल सकते? हाँ, आप चाइना के तरह कोई और सूर्य का निर्माण कर सकते हैं, मगर वो टेम्पररी होगा। एक गाना भी है, टेम्पररी प्यार, काका पंजाबी सिंगर है, इसका गाना सुनेगा बहुत बेहतरीन रहता है। तो उस केस में आप उसको नहीं बदल सकते। बस यही चीज़ दिखाता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सार्वभौमिक लेन देन या पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का संभावना, सार्वभौमिक संभावना के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि सर आप बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मेरा मकसद यह है कि रटाना नहीं, समझाना, और समझने के लिए छोटा एग्जाम्पल। हम एग्जाम का बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया और दे दे आपसे बोले कि नहीं, हमारा मकसद है कि बेसिक से पढ़ना और समझ को विकसित करना। जैसे ही आपका समझ विकसित आ जाएगा, आपको चीज़ों को समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं होगी। यहाँ तक कैन का हम प्रयोग देखें, उसका एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले हमने लिखा है पास्ट ऑफ कैन। अब देखिए, जो लोग भी बोलता है ना कि नाउन से पढ़ना चाहिए, उसके लिए ये मेरा जवाब है, अगर आप नाउन से स्टार्ट करते हैं तो बहुत चीज़ नहीं समझे, मगर आप वर्ब से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब पास्ट ऑफ कैन, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करिएगा? तो मेरे भाई इसका इस्तेमाल आप नरेशन में करते हैं। कहाँ करते हैं? नरेशन। और आपको पता होगा हर एग्जाम, अभी के एग्जाम में एसएससी हो
या बैंकिंग भी हो, या फिर आपका एयरफोर्स नेवी में तो 1 नंबर का रहता है, या इंटरमीडिएट में भी 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 12th में उसमें नरेशन रहता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जनरली आपके पास 4 ऑप्शन रहता है और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना होता है। डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जाना होता है। तो उस केस में कैन को, उस केस में आप डायरेक्ट में क्वेश्चन रहेगा कैन, उस केस में कुड में आपको बदलना होता है। बस यही सेंस होता है पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट क्या हो सकता है? तो कुड। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड। इतना आप लोग को पढ़ना होता है। तो कैन का जब कभी भी पास्ट बनाना हो तो कुड, और इसका इस्तेमाल जनरली आप कहाँ करते हैं? नरेशन में। और नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको बदलना हो तो कैन का कुड में बदलते, इसीलिए कहते हैं वर्ब पढ़िएगा तो टेंस क्लियर होगा, टेंस क्लियर होगा तो वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा, पास्ट पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। जब हमने कैन का पास्ट बना दिया कुड, तो ये पास्ट की एबिलिटी, जैसे आई कुड रन 1.6 किलोमीटर, मैं 1600 मीटर दौड़ सकता है। अगर कैन लगा दिए तो अभी वर्तमान का ताकत आपको बता रहा है कि हाँ भाई अभी वर्तमान में आपको इतना ताकत है कि आप 1600 मीटर दौड़ सकते हैं। अगर हम कुड लगा दिए, आई कुड रन, तो अब मेरे में इतना ताकत नहीं है कि मैं 1600 मीटर दौड़ सकता हूँ, मगर मेरे पास्ट की बात अगर पिछले सालों की हो या पिछले दौर की हो तो मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं 1600 मीटर दौड़ सकता हूँ, मगर अब नहीं है। तो जब कभी भी आपको पास्ट की पावर बताना हो, पास्ट का एबिलिटी बताना हो, पास्ट का कैपेसिटी बताना हो, तो आप कुड का प्रयोग करते हैं, न कि कैन का। अगर कैन का कर दिए तो वो प्रेजेंट की बात करता है और कुड अपने आप में पास्ट होता है। कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट, कैन का पास्ट कुड, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट। उसी तरीका से मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, शैल प्रेजेंट, शुड आपका पास्ट हो जाता है, विल और वुड, हालांकि वो फ्यूचर हो जाता है, उसके आगे बात करेंगे। तो यहां समझते हैं। आगे है पोलाइट रिक्वेस्ट। ये ओल्ड इंग्लिश में हुआ करता था मेरे भाई, अब इसका चलन नहीं होता है। यानी नम्र निवेदन करने के लिए किसी को आपको विनम्र निवेदन करना है तो उस केस में मेरे भाई आप पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग। जैसे कर सकते हैं, कुड यू प्लीज टेक द फनी, कुड यू प्लीज टेक द मनी, क्या आप पैसा ले सकते हैं? तो ये हो सकता है, ये गलत नहीं है, मगर अब थोड़ा सा इसका चलन कमा है, थोड़ा सा प्रयोग कमा, इसीलिए अब कुड का प्रयोग नहीं। यहाँ पर मे और कैन का ज़्यादा प्रयोग होता है। अभी जैसे इसके बाद आएगा मे, तो वहाँ पर हम लोग कैन, कुड और मे में तीनों में अंतर समझा देंगे आपको। देखिए, हम भोजपुरी सिनेमा नहीं हैं, हम भोजपुरी सिनेमा नहीं हैं जो शुरुआत से ही आपको पता चल जाता है कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला कहानी क्या होगा, अगला में हीरो मारेगा कि हीरोइन का गाना होगा कि क्या लव लाइटिस होगा, वो नहीं है। हम साउथ का सिनेमा है, सारा कहानी अंत में समझ में आता है, बीच में भी आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ भी आप सस्पेंस में रहिएगा। जैसे ही वर्ब का कंप्लीट चैप्टर विथ प्रैक्टिस हम कराएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये होता है साउथ। और बॉलीवुड का तो हम नामे नहीं लेते हैं, क्या कि उसके जैसा इंडस्ट्री तो है ही नहीं, ना अच्छा है ना खराब है, पता नहीं, लिपा पोती करके सब बना हुआ है। हम बॉलीवुड को वैल्यू नहीं देते अपना, या तो भोजपुरी जहाँ पर सब कुछ समझ में आए, या साउथ एकदम धकाधक, अभी पुष्पा मैं झुकेगा नहीं। चलिए, रेयर पॉसिबिलिटी। रेयर का मतलब होता है कि बहुत ही कम, एकाएक। रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम। रेयर का मतलब अगर ओरिजिनल इसका हिंदी मीनिंग समझिएगा तो इसका मतलब होता है दुर्लभ। दुर्लभ यानी बहुत बहुत में से एक आयु होगा, बहुत सारा में से, लाख करोड़ 10 करोड़ में से एक आयु होगा, एक आध गो होगा, उसके लिए कहते हैं रेयर। तो उस रेयर के केस में आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। रेयर जहां पर 10 लाख 10 करोड़ 1 लाख में से एक उत्तर रेयर हो गया, तो समझ जाइए इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर 10 लाख क्वेश्चन पूछा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर 10,000 पूछा तो हो सकता है एक आएगा पूछे चाहे
नहीं भी पूछे, वही होता है रेयर पॉसिबिलिटी। तो आप न के बराबर या बहुत ही कम के सेंस में, आप रेयर के सेंस में कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट काफी ही बढ़िया, उसको समझिए। कैन कुड के साथ हम यहां पर लिख देते हैं, कैन कुड के साथ एबल टू कैपेबल टू का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग कैन और कुड का मतलब ही होता है एबिलिटी, पावर। तो उस सेंस में आप एबल टू या कैपेबल टू का प्रयोग नहीं करना है। और इससे क्वेश्चन बनता है, हम अभी अगले पे स्लाइड्स में एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। और बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें फंस सकते हैं। कैन कुड के साथ एबल टू कैपेबल टू का प्रयोग, या तो आप कैन लिखिए या उसके बदला में एबल टू, दोनों का साथ में प्रयोग नहीं किया जाता। ये सरासर गलत है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कुड चल रहा था हमारा, आई कैन डू दिस वर्क, माई फादर told me that she can run 1.7 kilometer. I am able to do this work. We can able to do this work। और क्या क्या था? पास्ट की प्रोबेबिलिटी, रेयर पॉसिबिलिटी, कैन कुड के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू लैंड में चलिए आपके बोर्ड पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है आपको समझदारी के लिए। हम पहले से भी लिख कर रख सकते थे मगर नहीं, यहाँ पर मजा ही कुछ है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुड का भी प्रयोग, दोनों सही है। दोनों ज़्यादा सही कैन है। बात सही की जाएगी तो दोनों सही है, ज़्यादा सही और कम सही की जाएगी तो कैन ज़्यादा सही है कि कुड का। कुड इसीलिए कम सही है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं दिया गया है, कुछ ऐसा वाक्य नहीं दिया गया है जिससे हमें पता चले कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का होगा। अगर पास्ट में ले जाना होगा तो एग्जामिनर, क्वेश्चनर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जोड़ेगा जिससे ये पता चले कि वो पास्ट में कहना चाह रहा है, उसको आपको देख कर समझना होगा। अगर नहीं दिया तो उसको प्रेजेंट में रखना ज़्यादा सही है। और एग्जामिनर यही आपको पूछना चाहता है कि क्या आप पढ़ें तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वो आपको फंसाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा सही की बात की जाए तो कैन है, कुड पता चल गया। अब माई फादर टोल्ड मी डैट सी कैन रन 1.6 किलोमीटर, यानी वो 1600 मीटर दौड़ सकती है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लगाए हुए हैं कैन। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और नो ईयर। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा पार्ट 5, 1 2 3 4 5 कर देगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। बताइए, तो आप थोड़ा सा गौर से सेंटेंस को पढ़िएगा ना मेरे भाई, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा तो एक एक चीज समझ में आएगा। माई फादर टोल्ड, आई टोल्ड है V2, टोल्ड है V2 का मतलब पास्ट। जैसे ही यह पास्ट है तो हम अनुमान लगा सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि जो अगला एग्जाम्पल होगा, जो आगे का जो सेंटेंस होगा, उसको भी हमको पास्ट में ही रखना होगा। क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ये दोनों एक दूसरा का खिलाफ रहता है, प्रेजेंट और पास्ट। तो यहाँ पर कैन के जगह कुड का इस्तेमाल करना सही होगा और ज़्यादा सही होगा।
क्योंकि इसमें ऐसा शब्द जोड़ दिया जिससे पता चल रहा है मेरे भाई कि ये सेंटेंस पास्ट में होगा। अगर इट डैट से पहले ई जो आपका डैट दिखाई दे रहा होगा, इससे इतना से पहले वाक्य रहता, हम यहाँ पर लिख देते हैं सी कैन रन 1.6 किलोमीटर, वह 1600 मीटर दौड़ सकती है, यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो यहाँ पर कैन सही है, यहाँ पर कुड का इस्तेमाल नहीं करना। मगर अगले ही सेंटेंस में माय फादर टोल्ड मी डैट, यहाँ पास्ट का कुछ ऐसा जोड़ दिया जिससे पता चल रहा है कि ये वाक्य पास्ट में होनी चाहिए, ना कि प्रेजेंट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते होंगे। अब पता चल गया कि प्रेजेंट का पास्ट कब बनाते हैं, और यही जो आप 2 नंबर क्वेश्चन देखे, यही है आपका नरेशन। क्या है मेरे भाई? नरेशन। और इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन है। तो सब कहेगा कि नहीं भाई, नरेशन तो ऐसे ही चुटकी का खेल नहीं है भाई, इंग्लिश एक एक चीज से रिलेट आपको समझना होगा। चलिए, आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने के लिए, देखिए एबल टू और कैपेबल टू का प्रयोग कैन के साथ आप नहीं कर सकते हैं, कोड के साथ नहीं कर सकते हैं, मगर बाकी शब्दों के साथ कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर एग्जाम्पल में कोई गलती नहीं है। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम करने के योग्य हूँ, मैं इस काम करने के लायक हूँ, मेरे में इतना प्रतिभा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आप में ये प्रतिभा है। तो एबल टू और कैपेबल टू का बाकी किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो सकता है, मगर बात अगर कैन कुड की हो तो या तो सी कैन एबल टू डू दिस वर्क, या तो आप सिर्फ कैन लगाइए। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे आपके लिए, देखिए, या तो आप इस तरह से लिख लीजिए सी कैन डू दिस वर्क, या फिर आप लिख लीजिए शी इज एबल टू डू दिस वर्क। 2 तरीका है, या तो कैन को सिर्फ कैन के साथ लिखिए, एबल टू कैपेबल टू मत लगाइए, या फिर अगर आपको एबल टू लिखना है तो किसी अन्य वर्ब के साथ, यहाँ पर इज की जगह आप वाज का भी प्रयोग, हैज का भी, सी हैज नहीं वाज का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। एक चीज, इसको अगर हमको और तरीका से लिखना हो, इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं सी कैन डन दिस वर्क। अगर हम इधर 6 नंबर एग्जाम्पल और 7 नंबर एग्जाम्पल में आपसे पूछे मेरे भाई, 6, 7, 8, अगर हम 6 और 7 में पूछे तो आप बताइए कि 7 नंबर एग्जाम्पल में क्या गलती है। 7 नंबर 6 और 7 में हम आपसे पूछे सी कैन डू दिस वर्क, ये और ये 6 और 7 में क्या गलती है। हम अगर बोले कि 7 गलती है और 6 सही है, तो कारण बताइए। आपके पूछे जाए कारण, तो आपको बताना होगा कि देखिए, मॉडल के बाद किसी भी सूरत में हम वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, तो ये 6 नंबर सही है, मगर 7 गलती है, डन नहीं हो सकता है। किसी भी सूरत में आप डन का प्रयोग यहाँ पर डू होना चाहिए, डिड भी नहीं, डूइंग भी नहीं लिख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डू लिखना होगा, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। ये समझ में आ गया होगा कि एबल और कैपेबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ नहीं, बाकी दूसरा चीज, दूसरा कहने का मतलब मे माइट भी हो सकता है, इज कुछ भी हो सकता है, मगर कैन कुड नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गया। तो कैन और कुड में एक और चीज, एग्जांपल बचा हुआ, कुड यू लेंड मी सम मनी, आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिए, कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसका चलन कम है, गलत नहीं है, चलन कम गया है, गलत नहीं है, ये याद रखिएगा। तो कैन कुड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एक और चीज समझा देते हैं आपको, में, ताकि कैन कुड में तीनों में दिक्कत आपको कभी ना हो। में का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट हमने लिखा है। देखिए, जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरीका से आप भी लिखिएगा, आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा मेरे दोस्त। इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो, कोई दिक्कत ही ना हो आपको। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए, हम आपके सामने 3 शब्द लिखते हैं, कैन, कुड और मे।
कैन कुड और मे में अंतर समझते हैं। कैन कुड और मे, देखिए मे एक फॉर्मल तरीका होता है। जैसे आप कभी भी अभी तक क्लास में आते होंगे तो कहते होंगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। हम कहते हैं यस यू कैन या यू मे। यू कैन तो नहीं कहते होंगे, यू मे, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि मे का प्रयोग फॉर्मल वे में किया जाता, और ये मे का प्रयोग ज़्यादा इसलिए सही है क्योंकि ये फॉर्मल है और ये हर जगह सही है। जबकि कैन और कुड ये फ्रेंडली के लिए होता है, अपने दोस्ताना बिहेवियर के लिए होता है। आप फॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए कैन आई, देखिए आप कह सकते थे आप इसी कैन आई कम इन सर, यहाँ भी कहना को हम कहें यस यू कैन, आप आ सकते हैं। मगर जो हमारा आपका जो बातचीत हुआ, हमारा आपका जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो इनफॉर्मल भी हो गया। अगर यही हम बोलते मे आई कम इन सर तो यस यू मे, तो ये फॉर्मल तरीका हो गया और ये सही है, न कि आप बोले कैन और कुड। तो कैन और कुड में ये आपके लिए इनफॉर्मल के लिए आता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, और ये मे फॉर्मल। देखिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, अच्छी किताब और अच्छी दोस्त जल्दी समझ में नहीं आती। उसी तरीक़ा से अच्छी किताब और अच्छी टीचर जल्दी समझ में नहीं आता, उनको समझना होगा। क्योंकि अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अपने अंदर उस सब्जेक्ट का समंदर लेकर बैठा हुआ। तो समंदर को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम और टीचर की तरह नहीं है कि एक एक हवाबाजी मारे सब समझ में आ रहा है। हमको थोड़ा सा कठिनाई होगा, मगर एक बार जब समझ जाइएगा तो तरह सब क्लियर होगा। तो कैन कुड में आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है और ये फॉर्मल वे में होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? फॉर्मल में। फॉर्मल तरीका में ये एकदम सटीक है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परमिशन लेने के लिए, लेने या देने दोनों के लिए, जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर, तो आप हमसे परमिशन मांग रहे हैं मेरे दोस्त, आप हमसे इजाज़त मांग रहे हैं कि गुरुदेव हम अंदर घुसे, गुरुदेव हम अंदर घुसे, हम अंदर आए। तो ये आप हमसे एक प्रकार का हमारा परमिशन मांगते हैं। अगर हम बोलते हैं यस यू में, तो आप बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। हम कहेंगे नहीं, तो आप कुछ देर के लिए हमको इज्जत देने के लिए नहीं आइएगा। तो ये होता है फॉर्मल तरीका, जहाँ पर एक टीचर और एक स्टूडेंट्स का मर्यादा तय होता है, एक क्राइटेरिया तय होता है, और उसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो परमिशन लेने और देने दोनों के सेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। और फॉर्मल वे में ये ज़्यादा कैन कुड से सही है, क्योंकि कैन कुड का प्रयोग हमने पढ़ा है फ्रेंडली के लिए किया जाता है। अब है लेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, सीधा सा समझ लीजिए मेरे दोस्त, संभावना। पॉसिबिलिटी का मेरे दोस्त संभावना है। जब किसी को संभावना की बात की जाए, पॉसिबिलिटी की, हाँ भाई ये चीज़ हो सकता है या ये चीज़ नहीं हो सकता है, तो उस सेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं। मगर हमने लिखा है लेस। लेस का मतलब होता है कम। देखिए कुड में हमने पढ़ा कि रेयर, रेयर का मतलब होता है कि बहुत में से बहुत। अब लाख 2 लाख में से बहुत में से कम, तो वो रेयर हो गया। मगर लेस का मतलब है कम। अगर मान के चलिए इसको परसेंटेज बाय देखा जाए तो 100 में 10% समझ सकते हैं। मगर रेयर का मतलब 100 का 10 नहीं हुआ, वो रेयर 100 में एगो होगा, चाहे नहीं होगा। मगर अगर बात लेस की जाए तो 100 में आप मान सकते हैं कि हमारा क्राइटेरिया कम है, कम रहेगा, मगर रहेगा, खत्म नहीं होगा, रहेगा। बस उस तनका के सेंस में, तनका लेने के सेंस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव का मतलब इच्छा सूचक। आपके अंदर इच्छा क्या है? आप किसी को अपना इच्छा जाहिर कैसे? जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग, सबसे फेमस सेंटेंस इसीलिए है ताकि आपको समझ में आए। मे द किंग लिव लॉन्ग, जो हमारा राजा हो बहुत सालों तक जिए, हमारा राजा बहुत सालों से। अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि मैं, कैसे उसके लिए सब मरता है, बाहुबली जियो रे बाहुबली, तो उसके लिए सब मरता था। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। कमर भी आज दर्द करने लगा है खड़ा खड़ा।
मे द किंग लिव लॉन्ग, हमारा राजा बहुत सालों तक जिए। तो आप अपना इच्छा जाहिर किए, आप अपना विश जाहिर किए, आप अपना ब्लेस जाहिर किए, आप अपना डिजायर जाहिर किए। और कर्स का मतलब होता है अभिशाप, वही था भल्लाल देव, तो उसके लिए भी मे का प्रयोग करेंगे। मगर मे ही डाइड सून, मे द भल्लाल देव डाइड सून, या मे द भल्लाल देव वाज, मे द भल्लाल देव हैव या बी किल्ड सून, जैसे भी लिखना हो। तो कर्स हो, चाहे आप किसी को क्या बददुआ दे रहे हो, या किसी को अपना इच्छा जाहिर कर रहे हो, या किसी को अपना आशीर्वाद दे रहे हो, या किसी को आप अपना सूचना दे रहे हो। ऑप्टेटिव का मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में आप मे का प्रयोग करते हैं। चलिए मे का प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है, प्रेजेंट और मे इन ऑर्डर डेट। अब समझते हैं, ये लास्ट है। प्रेजेंट मेन क्लॉज, मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, देखिए समझिए, सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज होता क्या है। जब वाक्य में एक से ज्यादा शब्द होता है, जब एक वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य होता है, माने एक वाक्य देखिए जिसमें एक से ज्यादा वाक्य, एक नहीं दो वाक्य है, तो वो उस केस में अगर उसका कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर डैट या सो डैट से वो दोनों क्लॉज के, दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है और पहला प्रेजेंट में है, तो उसका दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी उसका प्रभाव आप मे में रख सकते हैं। जब किससे जुड़ा हुआ है, जब दो क्लॉज, जब दो सेंटेंस इन ऑर्डर डैट या सो डैट से जुड़ा हुआ है, तब आप दूसरे सेंटेंस को में और पहले को प्रेजेंट में। इससे क्वेश्चन पूछता है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता भी है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी अभी कराना है, समय की पाबंदी भी है, समय भी आपका हो गया है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यहाँ तक क्लास कैसा लगा आपको, हमने कैसा पढ़ाया आपको, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसी अंदाज में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हम पर अपना आशीर्वाद दुआ बनाए रखिए, तभी तो हमें आप पर कृपा बनी रहेगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।